गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं फ्रेंड्स। ये स्किल्स बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम है। आज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्टिव इनकम वर्सेस पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम वर्सेस पैसिव इनकम में बहुत लोगों का कंफ्यूजन है। बहुत लोगों का कंफ्यूजन है। ठीक है, उस कंफ्यूजन को दूर करते हैं और प्रैक्टिकली इसको समझते हैं कि एक्टिव इनकम क्या है, पैसिव इनकम क्या है। ठीक है, आइए चलते हैं हम अपने पोर्टफोलियो में। सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि देखिए फ्रेंड्स, ये जो 38 ईटीएफ की रेगुलर इनकम की जो शीट है, ठीक है, ये आप लोगों के पास होगी। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप इसको ले सकते हो। ठीक है, ये आपको दे दी जाएगी। इस 38 ईटीएफ इनकम जो गूगल शीट है, इसमें हमने जितने भी हमारे प्रॉफिट्स होते हैं ना रेगुलर, उसको हम रिकॉर्ड करते रहते हैं। 75 हो गए हैं। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि 75 टाइम्स हमने प्रॉफिट कर दिया है, यानी बेनिफिट उठा लिया है ईटीएफ से। लोग कहते हैं ईटीएफ से कहाँ प्रॉफिट होता है, देखिए आपके सामने प्रॉफिट है। ठीक है, उसके बाद ये जो 38 ईटीएफ है, इसके अंदर सारी एनालिसिस है। देखिए आरएसआई है, इसके अंदर आरएसआई चेक कर सकते हैं। इस समय बिल्कुल खरीदने का मौका ही नहीं है। ठीक है, कोई भी ईटीएफ इस समय जो है ना, जो लोग खरीद रहे हैं, इसका मतलब है कि अगर मार्केट एकदम से नीचे आएगा तो ये समझ लीजिए कि वो थोड़ा सा रिस्क उनके लिए ये होगा कि उनका जो फंड है वो नेगेटिव हो जाएगा और उसके बाद काफी टाइम लगेगा इसको ऊपर आने में, यानी कि उनको री इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा चाहिए होगा जो आज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है, और खासकर इस समय जो बहुत ज्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट करते हैं बिना देखे चढ़ती हुई मार्केट में, ये समझ लो कि उनके लिए नुकसान ये होता है कि उनका टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। अगर मार्केट एकदम से नीचे चली जाए तो ये समझ लीजिए कि उनको यहाँ तक इस लेवल तक आने में भी 1 महीना 2 महीने लग जाएंगे। तो इसीलिए एकदम से लमसम में तो इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। आपको इन्वेस्टमेंट अगर करनी है तो थोड़ा थोड़ा करके करनी चाहिए। ठीक है, अगर करनी ही है तो एलटीपी दिए हुए हैं। देखो, इसका जो 22 वीक्स में जो इसका हाईएस्ट प्राइस था, वो भी एक्चुअली किसी सब्सक्राइबर ने हमें कहा था कि सर इसका जो पीक है, पीक प्राइस है वो आप बता दीजिए। और उसके बाद ये अभी तक के जो प्राइस है उससे कितना ये फेल डाउन हो गया, ड्रॉप डाउन कितना है इसका, यानी कि 12%। अगर हम पीएसयू बैंक 20 की बात करें तो अभी भी ये 12% नीचे चल रहा है। अगर मॉन 100 की अगर हम बात करें तो ये 15% नीचे चल रहा है। ठीक है, आईटी बीस 13% नीचे चल रहा है। गोल्ड बीस अभी 2% नीचे चल रहा है। सिल्वर बीस 2% नीचे चल रहा है। डेवो बीस 13% नीचे चल रहा है। सीपीएससी 11% नीचे चल रहा है। तो ये एनालिसिस भी आप लोग कर सकते हो, ये भी मैंने आप लोगों के लिए बना दिया है। ठीक है, तो आप लोगों को इतनी अच्छी मैं एनालिटिकल रिपोर्ट बना बना के देता हूँ फ्रेंड्स, इसके ऊपर भी बहुत मेहनत लगती है। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको ऐसी चीजें मिलती रहेंगी, नॉलेज वाली चीजें मिलती रहेंगी। और आपको पूरा रिस्क मैनेजमेंट, मतलब ये समझ लीजिए कि अगर हम लोग बड़े कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हैं ना, तो हम दूसरों को भी ये समझ लीजिए कि कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स बनाना चाहते हैं, ताकि वो रिस्क ना लें, अपने रिस्क को डिवाइड करें, रिस्क मैनेजमेंट का प्रयोग करके वो इनकम जनरेट करें और प्रॉफिट बनाए हमारी तरह। ठीक है, तो चाहे प्रॉफिट थोड़ा थोड़ा हो, लेकिन होना चाहिए। हमें एकदम से लालच नहीं करना कि हमें एकदम से करोड़पति बनना है। कोई बात नहीं, टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे करके आपकी जो वेल्थ है वो क्रिएट होगी। कैसे क्रिएट होगी वेल्थ? ठीक है, ये तो हो गया 38 पीडीएफ फॉर रेगुलर इनकम। ठीक है, तो ये शीट जो है मैं आपको शेयर कर दूंगा। कुछ नए सब्सक्राइबर जिनके पास नहीं होगी उनको मैं शेयर कर दूंगा। समझ गए फ्रेंड्स? अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ईटीएफ बिजनेस स्कूल है, ठीक है, इसके अंदर ईटीएफ की पूरी जानकारी आपको दी जाती है। और आप लोगों को मैंने पुरानी वीडियो जब आप मेरे देखोगे तो मैंने अपना पोर्टफोलियो भी आप लोगों को शेयर किया है। आप लोगों को जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर कितना हमें बेनिफिट हुआ है वो भी मैंने आपको दिखाया है। ठीक है, अभी भी मैं दिखा सकता हूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं है। तो ईटीएफ बिजनेस स्कूल के अंदर ये बेनिफिट है कि आपका बहुत, मतलब ये बेनिफिट है कि आप ईटीएफ के बारे में आप जानते हैं और आप पैसे से पैसे कमाते हैं। ठीक है, विदाउट एनी, आप ऑलमोस्ट ये समझ लो कि ऑलमोस्ट 0% रिस्क है। ऑलमोस्ट, क्योंकि हम जब रिस्क मैनेजमेंट कर लेते हैं तो हमारा रिस्क मिनिमाइज होता चला जाता है। ठीक है, जब हम लंबे दौर तक इस जर्नी में शामिल रहते हैं तो हमारा जो रिस्क है ना कम होता चला जाता है। शुरू में बहुत रिस्क होगा आपका, क्योंकि भाई आपने पैसा लगाया, मान लीजिए किसी ने 5 लाख लगाया, किसी ने 10 लाख लगाया, किसी ने हो सकता है 20 लाख लगाया। तो मार्केट में जो भी आपका पैसा है, जो कैपिटल है, वो कैपिटल जब तक आपकी लगी हुई है तब तक आप रिस्क में है। जो लोग ये कहते हैं कि स्टॉक मार्केट के अंदर रिस्क नहीं होता, वो गलत है। रिस्क चाहे ईटीएफ में हो, स्टॉक मार्केट के अंदर कहीं पर भी हो, स्टॉक्स के अंदर हो, कहीं ज्यादा होता है कहीं कम होता है। तो ईटीएफ में बहुत कम रिस्क होता है। तो रिस्क फ्री होना भी हमने आपको सिखाया है। हमारे जितने भी जो भी वीडियोस हैं, इससे पहले बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं, जब आप सारे वीडियोस को देखेंगे तो आपको एक कंप्लीट लर्निंग आपको मिलेगी ईटीएफ के बारे में। ठीक है, यहाँ दो चीजें हैं, एक इन्वेस्टिंग के बारे में होगी आपकी नॉलेज, और दूसरा साइकोलॉजी आपकी बिल्ड होगी। ठीक है, तो ईटीएफ में ये समझ लो कि ऑलमोस्ट हम रिस्क फ्री हो सकते हैं। ठीक है, कैसे? मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता देता हूँ। एक पोर्टफोलियो आपको दिखाता हूँ। देखिए, जैसे ये सपोज हमारा पोर्टफोलियो है, मैं कंसोल में चलता हूँ। ठीक है, अगर आप ये समझ लीजिए कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेकर अभी तक का। ठीक है, अब ये देखिए 1 अप्रैल से लेकर, मतलब 1 जुलाई लगा लो, मैंने तो 1 अप्रैल से कर दिया था, 1 जुलाई से अभी तक का आप ये देखेंगे कि 1 32 में से 1 29 आपके पास आ रहा है। 1 32, और इसमें देखो कितना है, ये 3 2,500 ये हो गया और 1,000 के आसपास ये हो गया। मतलब 3.5, मैं कहता हूँ 4,000 रुपये आप लगा लीजिए, चार्जेस एंड टैक्सेस। ठीक है, 1,32,000 में से 4,000 रुपये आपका चार्जेस कट रहे हैं, उसके बाद आपके पास ये आ रहा है। समझ रहे हो फ्रेंड्स? तो ये समझ लो कि कितना मेजर पार्ट आपके पास ही आ रहा है। और इसमें से अगर मान लीजिए आप 20% अगर गवर्नमेंट को भी दे देते हो तो फिर भी आपके पास आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हम तैयार है गवर्नमेंट को देने के लिए, भाई कमाएंगे तभी तो देंगे ना। ठीक है, जब कमा रहे हैं तो तब देंगे, हम तो खुश हैं। हम ये समझ लो कि ये कहते हैं कि 20% क्या, हम 1,29,000 रुपये जो हमने कमाए ना, आने वाले टाइम में हम इतना टैक्स भी दे देंगे तो हमें खुशी महसूस होगी। अगर हम इतना टैक्स देंगे तो इसका मतलब कमाएंगे कितना, ये लगा लो 80% तो हम कमाएंगे। ठीक है, तो टैक्स के बारे में बहुत लोग चिंतित रहते हैं कि अरे इतना टैक्स लग जाएगा, उतना टैक्स लग जाएगा। भाई ऐसा है कि पहले कमाना सीखो ना। टैक्स की चिंता उनको होती है जो ऑप्शन एंड ट्रेडिंग में काम करते हैं, जो जुआ खेलते हैं। ठीक है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको टैक्स की कोई चिंता नहीं, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने प्रॉफिट कमाकर ही तो टैक्स देना है।
ठीक है। अब क्या होता है कि बहुत ऐसे इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स हैं जो ऑप्शन एंड ट्रेडिंग मतलब जुआ खेल के स्पेकुलेशन करके अपना पैसा बर्बाद कर देते हैं। उसके अंदर टैक्स भी चला जाता है, एसटीटी चला जाता है, सब कुछ चला जाता है, कैपिटल भी चला जाता है, सब कुछ चला जाता है, खत्म हो जाता है। तो वहां पर ये समझ लो कि क्या मिला, कुछ नहीं मिला, सब खाक हो गया। ठीक है। यहाँ पर हमने अपनी जेब में पॉकेट के अंदर लिया ना, हमने चाहे टैक्स दिया लेकिन हमारे पॉकेट के अंदर आया। अगर 1,29,000 है तो लगा लो 25,000 रुपये अगर मान लीजिए हम टैक्स भी दे देते हैं तो भी हमारे पास 1,00,000 रुपये आ गया ना। 1,00,000 रुपये में हम पैसिव इनकम तो जनरेट कर सकते हैं ना। ठीक है। तो सबसे पहले एक्चुअली पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम का जो हमारा टॉपिक है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीजें आपको बता रहा हूँ कि जो आपकी समझ में आनी चाहिए। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा कि इनकम जनरेट करना बहुत जरूरी है। ठीक है। ये तो हो गया। आपको मैंने लास्ट फाइनेंशियल ईयर का दिखाया। इसी तरीके से जो दूसरा डीमेट अकाउंट है उसके अंदर भी हमारा इतना नहीं है लेकिन हाँ है, उसके अंदर भी लगभग 70 के आसपास होगा। ठीक है। तो आप ये लगा लीजिए कि 2 के आसपास ही हो गया। अब बात करते हैं हम एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम की। देखिए फ्रेंड्स, एक्टिव इनकम वो है कि जो आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। बहुत लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं ईटीएफ के अंदर भी, वो भी एक एक्टिव इनकम है। जैसे हमारे लिए जो दोनों डीमेट अकाउंट के अंदर जो हम बाई सेल कर रहे हैं ये एक्टिव इनकम है। ठीक है। मतलब स्विंग ट्रेडिंग जो कर रहे हैं हम, ये एक्टिव इनकम है, ये पैसिव इनकम नहीं है। ठीक है। पैसिव इनकम हम डेवलप करेंगे, लेकिन कैसे डेवलप करेंगे? जो प्रॉफिट मैंने आपको दिखाया था ये, इसको पैसिव इनकम में डाला जाएगा, तब जाके एक वेल्थ क्रिएट होती है। कभी भी एक्टिव इनकम से बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट नहीं होती जब तक आप एक्टिव इनकम को कमाकर एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम में डालते हो और उसे भूल जाते हो, तभी जाके एक बड़ी एसेट यानी कि एक बड़ा वेल्थ आपके पास डेवलप होता है। ठीक है। अब जैसे सपोज मान लीजिए कि मैं ये जो 38 ईटीएफ की जो मैंने आपको ये दिखाई है, इनमें से मैंने कुछ ईटीएफ ऐसे हैं कि जो मैंने सेलेक्ट किए हैं लॉन्ग टर्म में। ठीक है। जो 15% एवरेज, मतलब 15% से ज्यादा रिटर्न देते हैं। ठीक है। 15% से ज्यादा रिटर्न देते हैं ऑन एन एवरेज। बहुत सारे ऐसे हैं कि जिन्होंने 100% तक रिटर्न दिया, जैसे सीबीएसई ने 2023-24 में इसने 100% का रिटर्न दिया था, लेकिन इस बार कम हो गया। उसके बाद है आपका आईसी से B22, उसने 100% लगभग 90% का उसने रिटर्न दिया था 2023-24 में। ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद इस साल कम हो गया, 24-25 में कम हो गया। तो अगर एवरेज लगाया जाए लंबे टाइम के लिए तो ये 15% के आसपास रिटर्न देते हैं। आप 15% लगा लो, उसको ऐसे 20% भी देते हैं, कुछ 30% देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब चलते हैं हम अपने पोर्टफोलियो में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा पोर्टफोलियो है। तो पोर्टफोलियो के अंदर हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पर हमारी ये समझ लो कि हमारी होल्डिंग्स है, और होल्डिंग के अंदर लगा हुआ है जैसे सिल्वर बीज लगा हुआ है। ठीक है। 700 क्वांटिटी लगी हुई है, अभी 400 समथिंग ये ऊपर है। जब तक ये 1000-1500 नहीं देगा हमें तब तक हम निकलेंगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। उसके बाद देखो निफ्टी बीज है, अगर ये 1000-1500 रुपये देगा तो निकलेंगे हम। ठीक है। इसी तरीके से और भी हैं, तो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, चलने दो इनको। ठीक है। उसके बाद है हमारा गोल्ड बीज है। गोल्ड बीज के अंदर अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है। ठीक है। गोल्ड बीज अभी नीचे और नीचे जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। नीचे जाएगा और बाय करेंगे इसके अंदर। ठीक है। एलटी गिल्ड भी इसके अंदर भी अच्छी खासी है, 775। अगर ये 2000-2200 2500 के आसपास देगा तो निकलेंगे फिर इसमें से। तो हमने अपना एक क्राइटेरिया सेट किया है कि भाई ऐसा है कि ये हमें 2%, 2.5%, 3% अगर दे देते हैं तो हमने निकल जाना है। तो दिस इज कॉल्ड द स्विंग ट्रेडिंग। इसको कहते हैं एक्टिव इनकम। क्या कहते हैं? एक्टिव इनकम। ठीक है। अब एक्टिव इनकम के अंदर मैंने आपको ये सारी चीजें दिखाई हैं। इसका जो पोर्टफोलियो ये एक्टिव इनकम है। ये जो हम बाई सेल कर रहे हैं ना, कि नीचे बाय करते हैं ऊपर सेल करते हैं, थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम करते हैं, तो ये एक्टिव इनकम के अंदर आ जाती है। तो इसीलिए जो दूसरा डीमेट अकाउंट है उसके अंदर भी हमारी एक्टिव इनकम है। तो हमारे दो डीमेट अकाउंट ऐसे हैं कि जो एक्टिव इनकम कर रहे हैं। ठीक है। जैसे हम कहीं जॉब कर रहे हैं, तो जॉब कर रहे हैं वहां से हमें सैलरी मिली है, दैट इज ऑल्सो एक्टिव इनकम। ठीक है। दूसरा हमारा एक जो डीमेट अकाउंट है वो, उसमें पैसा लगा हुआ है, उसमें भी बाई सेल हो रहा है, तो वो भी एक एक्टिव इनकम है। उसके बाद जो दूसरा डीमेट अकाउंट है उसके अंदर भी सेम चीजें चल रही है, तो वो भी एक एक्टिव इनकम है। तो हमारी ये हो गई एक्टिव इनकम। अब पैसिव इनकम क्या है? पैसिव इनकम को हमें डेवलप करना पड़ेगा। अगर आप बड़ी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो आपको पैसिव इनकम जनरेट करना पड़ेगा। पैसिव इनकम के अंदर देखो क्या क्या, कहाँ कहाँ पैसिव इनकम हो सकती है। आपने इन्वेस्ट किया और आप भूल गए। ठीक है। वही पैसिव इनकम हो। आप हर महीने डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वो पैसिव इनकम है। कि आपका 500 रुपये आपके अकाउंट से अपने आप जा रहा है। ठीक है। 500 रुपये अपने आप जा रहा है, उसको पैसिव इनकम कहते हैं। देखो बहुत लोग म्यूचुअल फंड को गलत ठहराते हैं। मैंने कंपेयर भी किया था ईटीएफ के साथ म्यूचुअल फंड। अगर आप एक्टिव इनकम की बात करते हो ना तो ईटीएफ इज बेटर, क्योंकि ईटीएफ में इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो भी बहुत कम होता है। ठीक है। क्योंकि आप छोटे अंतराल में इसको आप क्या कर सकते हो, इसको सेल कर सकते हो। ठीक है। जबकि एग्जिट लोड इसके अंदर पड़ता है। म्यूचुअल फंड के अंदर एग्जिट लोड भी होता है कि आपने 15 दिन, मान लीजिए प्रॉफिट हो गया, 15 दिन में निकाल दिया, 1% आपका एग्जिट लोड लग जाएगा उसके अंदर। तो इसका मतलब अगर 5% आपने प्रॉफिट जनरेट किया तो 1% तो वही निकल जाएगा, म्यूचुअल फंड मैनेजर के पास चला जाएगा या म्यूचुअल फंड के पास चला जाएगा। तो वो चीज जो है ठीक नहीं है। अगर पैसिव इनकम की बात की जाए ना तो म्यूचुअल फंड इज द बेस्ट। ठीक है। म्यूचुअल फंड इज वन ऑफ द बेस्ट पैसिव इनकम। ठीक है। म्यूचुअल फंड एक पैसिव, अच्छी पैसिव इनकम हो सकती है इंस्टेड ऑफ एफडीज। बहुत लोग एफडी में क्या करते हैं, एफडीआर कराते रहते हैं, एफडीआर कराते रहते हैं। भाई इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाएगी, हर साल 5% का तो इन्फ्लेशन ही है। तो आप ये बताओ कि 5% का इन्फ्लेशन हो गया, 5% वो दे रहे हैं, 6-7% वो दे रहे हैं आपको। ठीक है। तो 1%, 1.5%, 1%, 1.5% आपका टीडीएस कट गया तो खत्म हो गया आपका। यानी एफडी सिर्फ क्या है कि एक बस चस्का है। ठीक है। उसके अंदर कुछ नहीं होने वाला। मतलब अगर 7% तक का भी अगर चल रहा है ना ये, तो उसमें कोई फायदा नहीं है। अच्छा, गवर्नमेंट एक लालच देती है, बहुत सारे ऐसे हैं कि जो जहाँ पर टैक्स बेनिफिट मिलते हैं।
तो लोग क्या करते हैं कि पोस्ट ऑफिस में करा देते हैं या ईएलएसएस वगैरह ये सब करा देते हैं। ठीक है, कुछ टैक्स सेवर प्लान्स होते हैं वो करा देते हैं। भाई जो लोग टैक्स दे रहे हैं उनके लिए तो शायद ये बेहतर भी होंगे, लेकिन जो टैक्स नहीं दे पा रहे हैं, मतलब जिनकी इनकम ही नहीं है, वो उनका क्या फायदा है इसमें। ठीक है, जैसे पोस्ट ऑफिस है या बहुत सारी ऐसी स्कीमें हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं, तो जो लोग इनकम टैक्स दे रहे हैं वो इनकम टैक्स बचाने के लिए इसके अंदर करते हैं 6-7%। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि 15-15 साल का जो है ना लॉकिंग लॉकिंग पीरियड होता है। अब देखो 15 साल का लॉकिंग पीरियड है और सिर्फ 7% है। ठीक है, तो इसमें मतलब दिक्कत ये है कि सेफ है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर वो मजा नहीं है जो, ये समझ लो कि एक सेटिस्फेक्शन नहीं है कि आपको कुछ आपकी ग्रोथ हुई है, क्योंकि इन्फ्लेशन को वो भी नहीं बीट कर पा रहे भाई। 7% आपको दे रहे हैं ना, 5% तो 6% तो इन्फ्लेशन ही है। ठीक है, चलो मैं कहता हूँ कि उसमें टैक्स एक्सेप्टेड है वो, लेकिन फिर भी क्या है कि 1-2% से क्या होगा ये बताओ। 15 साल बाद जाके आपके जो फंड की वैल्यू क्या रह जाएगी, जितना आपने आज इन्वेस्ट किया ना उतनी वैल्यू रह जाएगी। तो इसमें भी मुझे कुछ बोलने लगता है। देखो ये मेरी एनालिसिस है, बाकी आप लोग पर्सनली क्या लेते हो क्या नहीं है ये मुझे नहीं पता। हो सकता है कि कुछ लोग ये कहते हो कि भाई वो अच्छा है, उसकी उनकी एनालिसिस होगी। ठीक है, आप इन्वेस्टमेंट करके आप देख सकते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके आप कर सकते हैं, आपको लगता है ठीक है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो ईटीएफ है, मेरे अकॉर्डिंग जो ईटीएफ है उसमें हमें प्रॉफिट जमाना है और गवर्नमेंट को टैक्स भी देना है। समझ रहे हो, हम टैक्स भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर पैसिव इनकम की बात की जाए तो हम एक्टिव इनकम से जो प्रॉफिट कर रहे हैं उसमें टैक्स भी दे रहे हैं, प्लस इसको हम पैसिव इनकम के अंदर कहाँ इसको डालना है। देखो फ्रेंड्स, अब मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को समझा रहा हूँ, ये मैंने प्रैक्टिकली समझाया आपको कि हमने कैसे एक्टिव इनकम से पैसा कमाया। देखो ये ना तो ये हमारी सैलरी है और ना हमारा कोई बिजनेस है, ये जो प्रॉफिट है ये बेनिफिट है ये सारा ईटीएफ से कमाया हुआ। ठीक है, इसी तरीके का प्रॉफिट है, आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये ग्रो होता जाएगा, क्योंकि कभी हम 1000 रुपये का प्रॉफिट करेंगे, कभी देखो ना, अगर आपको मैं दिखाऊं तो 1435 रुपये का प्रॉफिट है। 700 रुपये का भी प्रॉफिट हमने किया है किसी टाइम में, 2100 रुपये का किया है, ऐसे करके हमने कम कम भी किया है। 710 रुपये का प्रॉफिट किया है, ये देखिए 500 रुपये का प्रॉफिट किया है। अब यहाँ पर 12,000 का भी किया है, 23,000 का भी हमने प्रॉफिट किया है, देख रहे हो फ्रेंड्स। 3600 का किया, 1375 का किया, तो ऐसे करके हमने किया है इसके अंदर। ठीक है, अब चलते हैं, देखो अब इसके अंदर जो हमारा पोर्टफोलियो है इसके अंदर अगर हम चलें, तो अगर हम म्यूचुअल फंड के अंदर आते हैं, देखिए अब आपको दिखाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 हमने 7 म्यूचुअल फंड इसके अंदर लिए हुए हैं। और बिल्कुल वेल डिसिप्लिन मैनर से इसके अंदर अगर हम 500 रुपये यानी कि 500, ये लिखा है ना इन्वेस्टमेंट, 500 रुपीज़ का अभी हमने स्टार्ट किया जैसे। और ये जो 7 म्यूचुअल फंड है इसके अंदर पैसा कहाँ से जाएगा, पैसिव इनकम में कहाँ से जाएगा, पैसिव इनकम में एक्टिव इनकम से ही जाएगा। ठीक है, तो जो लोग ईटीएफ के अंदर अभी इनकम नहीं जनरेट कर पा रहे हैं, हो सकता है कि लो इनकम ग्रुप से हैं, तो वो लोग ईटीएफ के अंदर पहले काम करके और उसके बाद एक अच्छा खासा फंड तैयार करके और उसके बाद वहां से रेगुलर इनकम करके फिर म्यूचुअल फंड के अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे अपने कैपिटल को भी डालते हैं इसके अंदर। ठीक है, म्यूचुअल फंड के अंदर डायरेक्ट डालते हैं, ईटीएफ में काम न करके वो म्यूचुअल फंड के अंदर भी काम कर डालते हैं अपना। लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, जो एक्टिव इनकम से जो इनकम जनरेट हो रही है उसी को इसके अंदर डाल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो म्यूचुअल फंड है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारे। क्या है फ्रेंड्स, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो हर महीने यानी 3500 रुपये हर महीने, यानी 500 रुपीज़ पर म्यूचुअल फंड, ये पैसा जाता जाएगा, पूरे डिसिप्लिन के साथ ये जाएगा, हर महीने जाएगा, ये जाता रहेगा। अब क्वेश्चन ये है कि सर अगर ये सिर्फ 3500 रुपये जाएगा तो कितना फंड आगे क्रिएट हो जाएगा। देखो ये फंड बढ़ता जाएगा, जैसे सपोज यहाँ पर मैं देखता हूँ, बताता हूँ आपको। निपॉन इंडिया गोल्ड सेविंग फंड है, ठीक है, ये अभी कितना चल रहा है, 2% माइनस चल रहा है। अगर ये 5% माइनस हो गया तो इसका मतलब है कि इसके अंदर 1000 रुपये का फंड हम इसके अंदर इंजेक्ट कर सकते हैं एवरेजिंग करने के लिए। ठीक है, फिर ये एवरेजिंग होगा, फिर अगले महीने अगर ये और नीचे गिरेगा तो फिर हम और एवरेजिंग करेंगे। अगर ये ऊपर की तरफ चला जाएगा तो फिर 500 रुपये जो हर महीने के हैं वो जाते रहेंगे, तो अपना टाइम पे 10 तारीख को निकल जाएंगे। ठीक है, उसको जाने दो 10 तारीख को। तो ये क्या है, सालों साल तक ये चलता रहेगा। ठीक है, ये एक्टिव इनकम से जाता रहेगा। अब ये है कि जैसे कैलकुलेशन करते हैं, 3500 × 12, एक बहुत ही प्लेन कैलकुलेशन कर रहे हैं, इंटू 16। देखिए 6,72,000, इसका मतलब है कि इसमें अगर हम बिल्कुल नॉर्मल तरीके से इसको छोड़ दें अगर 16 ईयर्स के लिए, तो 6,72,000 यानी कि 7 लाख के आसपास इसके अंदर मतलब फंडिंग हमें करनी है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट 16 ईयर्स के अंदर 7 लाख की फंडिंग करनी है, 7 लैक्स की। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं कि 7 लैक्स जो हमारा 3500 है, ठीक है, 3500 15% के हिसाब से कितना बनेगा, 15% के हिसाब से फ्रेंड ये कितना बनेगा, 3500, 15% लगा लेते हैं नेक्स्ट 16 ईयर्स के लिए। ठीक है, तो ये बनता है हमारा, जो इसमें जमा होता है वो 6,72,000 जमा होता है, और बनता कितना है, 25 लैक्स। ठीक है, 25 लैक्स के आसपास ही जमा होता है। इसका मतलब है कि अगर ये 25 लैक्स हमारा बिल्कुल स्मूथ यानी कि प्लेन, अगर हम सिर्फ इतना ही करें तो ये 25 के आसपास बैठेगा। और अगर हम इसमें फंड्स इंजेक्ट करते रहेंगे बीच बीच में, मान लीजिए 1000, 2000, 3000, 5000, तो ये 50 लाख के आसपास बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो इसका नेक्स्ट 16 ईयर्स के अंदर जो टारगेट है वो है 50 लैक्स का। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 म्यूचुअल फंड है, 1 2 म्यूचुअल फंड इसके अंदर और आएंगे सिल्वर का, और एक दो और आएंगे। ठीक है, हो सकता है एक आध कोई और टैक्स सेवर का आ जाए। तो ये जो 9 म्यूचुअल फंड है या 8 म्यूचुअल फंड्स हैं, ठीक है, ये सारा पैसिव इनकम होगी। समझ रहे फ्रेंड्स। तो अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, जस्ट ए सेकंड, 3500 ना करके मैं 5000 करता हूँ, जस्ट 5000। ठीक है, क्योंकि उसमें ये समझ लीजिए कि 2 म्यूचुअल फंड मुझे और ऐड करने हैं, तो 9 के आसपास होगा, और एक में ये, एक में जो मंथली एसआईपी होगी वो 1000 भी हो सकती है, तो मतलब टोटल 5000 के आसपास। अब 5000 में अगर हमने किया 36, ठीक है, ये आ गया 36 लाख, यानी 9,60,000, अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है, और ये 36 लाख के आसपास हो जाएगा। और बीच में जो हम इसमें करते रहेंगे, जब ये बाय ऑन डीप करेंगे हम, तो बाय ऑन डीप से
ये हमारा जो है 50 लाख के आसपास अब हो जाएगा। अब आपको कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि हाँ अब हो सकता है 50 लाख के आसपास। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारा पोर्टफोलियो है इसको हमें 50 लाख के आसपास इसको करना है। ठीक है, पहला हो गया, क्लियर हो गया। म्यूचुअल फंड, ये पैसा कहाँ से आ रहा है? एक्टिव इनकम फ्रॉम ईटीएफ। ठीक है, अब दूसरा हमारा है, जस्ट ए सेकंड, अब दूसरा जो पोर्टफोलियो है हमारा, ठीक है, अभी हमने वॉच लिस्ट के अंदर लगा दिए। अभी दिखाते हैं आपको, एक एक करके दिखाएंगे हम कि कौन कौन से ऐसे ईटीएफ हैं जिनको 16 साल यानी 15 से 16 साल तक अगर उसमें उनमें अगर इन्वेस्टमेंट किया जाए तो आप ये समझ लो कि आप टोटल आप 15-16 साल के अंदर 1.5 से 2 CR के आसपास आपका हो सकता है। तो म्यूचुअल फंड का अगर आपका टारगेट 50 लाख का है तो उसमें 50 हो जाएगा। और अगर इसके अंदर अगर पैसिव इनकम का अगर आपका टारगेट है कम से कम 1.5 के आसपास तो 1.5 भी हो जाएगा। कैसे होगा 1.5? देखिए, जिस तरीके से हमने पैसिव इनकम म्यूचुअल फंड के अंदर किया है इसके अंदर भी हमें करना है। ठीक है, ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 है फ्रेंड्स ये। ठीक है, 9 है। तो इसके अंदर हमारा एवरी मंथ अगर हम इसके अंदर 15,000 का अगर हम पैसिव इनकम अगर इसके अंदर रेगुलर अगर इसमें हम इन्वेस्टिंग करते हैं एवरी मंथ तो कितना आएगा? 15,000 15% के हिसाब से है। इसको हम 16 ईयर्स कर लेते हैं, इसको थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं, समय अंतराल को हम बढ़ा लेंगे। ठीक है, इसको हम 20 ईयर्स भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हम 18 ईयर्स कर लेते हैं, मतलब हमें लगभग 20 साल से नीचे करना है, 15 साल से ऊपर करना है, 16 साल से ऊपर करना है, तो 18 ही आता है। तो 15% का तो ये देंगे ही देंगे। जैसे बहुत सारे ऐसे ईटीएफ हैं जो आपको देते हैं 45% का रिटर्न, 40% का रिटर्न, 35% का रिटर्न। लेकिन हम जो बेंच मार्क है वो 15% का हम मान लेते हैं। तो यहाँ पर आपका 1.5 CR के आसपास आ जाता है। अगर आपने 15,000 के हिसाब से अगर आपने पैसिव इनकम अगर इन ईटीएफ्स में अगर आपने किया तो ये समझ लो कि नेक्स्ट 15 to 16 ईयर्स कोई भी आपको करोड़पति बनने से नहीं रोक सकता। समझिए फ्रेंड्स। अब बहुत लोगों का कहना है कि सर हम 15,000 को हम नहीं कर सकते, तो कोई इशू नहीं है। आप क्या है कि 9 है ना तो 9,000 कर सकते हैं। एक एक हज़ार भी अगर आप करते हैं और बीच बीच में आप उसमें बीच बीच में मान लीजिए कि डी बाय ऑन डीप करते हैं, बाय ऑन डीप करते हैं। ठीक है, 20 साल के लिए अगर करते हैं तो बाय ऑन डीप करते हैं तो भी आप ये समझ लो कि आपका 2 CR के आसपास हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये आपका 1.5 CR के आसपास तक जा सकता है, 130 तक जा सकता है। देखो 120 तो ऑलरेडी है ये, तो 120 130 तक ये जा सकता है एक लंबे समय में अगर आप बाय ऑन डीप करते रहते हैं बीच बीच में। ठीक है, तो ये 15 तक भी चला जाएगा आपका एवरेज मंथली जो इन्वेस्टमेंट है 15 के आसपास जाएगा आपका। और आपका ये 1.5 के आसपास जाएगा और 50 आपका म्यूचुअल फंड से है, तो मतलब दो नेक्स्ट 15 ईयर्स के अंदर आपका 2 करोड़ का पोर्टफोलियो बनता है। और मैं ये कहता हूँ कि रिटायरमेंट के टाइम पे अगर आपकी उम्र 45 साल है तो नेक्स्ट ये समझ लो कि 45 10 55 और 60 मतलब 60 ईयर्स के आसपास मैं आप इसको जो है ना 18 ही लगाता हूँ। और ये कम से कम जो है ना आपको 18% का एवरेज रिटर्न ये देता है। ठीक है, एवरेज ये देता है। तो आप ये लगा लीजिए कि कम से कम 1.5 के आसपास आपका ये बनेगा ही बनेगा। और 1.5 अगर ये बनता है तो 50 आपका म्यूचुअल फंड का बनता है तो लगभग 2 CR के आसपास आपका मतलब रिटायरमेंट के टाइम पे अगर आपके पास 2 CR है तो ये समझ लो कि पैसिव इनकम से तो आपकी बल्ले बल्ले है। समझ लो फ्रेंड्स, आपकी बल्ले बल्ले है। ठीक है, तो देखो 9,000 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है अगर आपकी इनकम। मैं ये कहता हूँ कि अगर आपकी इनकम अगर 50,000 रुपये है तो 9,000 रुपये आपको निकालना चाहिए। ठीक है, ये सैलरी से है, ये मैं सैलरी की बात कर रहा हूँ कि जो एक्टिव इनकम आप कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, जो आप सैलरी जनरेट कर रहे हैं, सैलरी जो ले रहे हैं उसमें से आप जो 9,000 है ये रेगुलर आप इसमें इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तब जाके ये बनता है आपका 1.22। ठीक है, और जो म्यूचुअल फंड का है, ठीक है, ये आपका ईटीएफ से इनकम है, जो ईटीएफ की जो इनकम है उससे आप इसको जनरेट कर रहे हैं। तो यानी ईटीएफ की जो इनकम है उससे पैसिव इनकम जनरेट कर रहे हैं। अब ईटीएफ से आप इसको भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ईटीएफ से आप इसको भी सपोर्ट कर सकते हैं, इनको भी आप सपोर्ट कर सकते हैं। ईटीएफ से ईटीएफ ले रहे हैं, ईटीएफ से ईटीएफ ले रहे हैं। देखो क्या होता है, हर महीने अगर एवरेज लगाया जाए ना, अगर मैं यहाँ चलता हूँ, ये देखिए 129 ये है और 60 के आसपास मतलब 2 लाख रुपए साल भर का हो गया, यानी कि 2 लाख रुपीज साल भर का अगर 2 लाख रुपए हो गया तो आप ये समझ लो डिवाइडेड बाय 12, यानी कि पर मंथ आपके पास 16,000 रुपये आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 16,000 रुपये का एवरेज है। 16,000 रुपये के एवरेज में आप समझ लो कि 5,000 रुपये आप यहाँ डेडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, 5,000 रुपये यहाँ डेडिकेट कर रहे हैं और यहाँ पर कितना डेडिकेट कर रहे हैं आप? 9,000। तो 9 5 14,000 रुपये डेडिकेट कर रहे हैं तो उसके बाद भी आपके पास बच रहा है। आप समझ लो फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बावजूद भी आपके पास बच रहा है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि जो ईटीएफ से जो आप इनकम, मैं मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि ईटीएफ से जो मैं इनकम जनरेट कर रहा हूँ तो मेरे लिए मतलब ये दोनों पोर्टफोलियो को मैं इसके अंदर पैसिव कर सकता हूँ, इसको भी पैसिव कर सकता हूँ और इसको भी पैसिव कर सकता हूँ। तो इन दोनों को मुझे पैसिव करना है। ठीक है, तो आप लोगों को भी ऐसे ही करना है। अगर आप रेगुलर इनकम जनरेट कर रहे हैं तो आप एक म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करो, नॉट ओनली 9 और 10। आप सिर्फ एक से करो। जैसे निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड है तो आप एक से स्टार्ट करो, फिर 2 से स्टार्ट करो। जैसे आपकी एक्टिव इनकम ज़्यादा हो जाएगी फिर 2 से करो। तो अभी मेरा जो फॉर्मूला है वो ये है कि जो ईटीएफ से जो रेगुलर इनकम जनरेट हो रही है उसको पैसिव इनकम में डालना है, यानी भूल जाना है। ठीक है, तो ये टोटल क्या होगा? ये रिस्क फ्री है मेरे लिए। अब आप समझ गए होंगे। और ये भी एक रिस्क फ्री। तो इसका मतलब है कि मैंने दोनों इन्वेस्टमेंट को रिस्क फ्री कर दिया। अब ये अगर मान लीजिए भविष्य में कोई जीरो वीरो भी हो जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं कहाँ से इनकम जनरेट कर रहा हूँ? यहाँ से ईटीएफ से इनकम जनरेट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से रेगुलर इनकम जनरेट हो रही है। तो अब आप देखेंगे, जस्ट ए सेकंड, इक्विटी वाला। ठीक है, तो ये पोर्टफोलियो है। तो इसमें आपने देखा होगा कि कौन कौन से ईटीएफ हैं। बहुत सारे ऐसे ईटीएफ हैं जो ऑलरेडी पोर्टफोलियो के अंदर है। तो अब क्या है कि स्विंग होगी,
वो भी हम आपको दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ पर स्विंग हो गया, और इनको निकाल के भी हम दिखाएंगे। ठीक है, और फिर उसको रिकॉर्ड करके भी दिखाएंगे। जो 38 ETF वाला जो हमारी गूगल शीट है उसके नीचे हम रिकॉर्ड भी करते रहेंगे। अभी 75 रिकॉर्ड हमारे हो गए हैं, आगे भी रिकॉर्ड्स हमारे बनते जाएंगे। ठीक है, तो अब आप, आई होप आप समझ गए होंगे कि एक्टिव इनकम क्या होती है, पैसिव इनकम क्या होती है। देखो, बहुत लोग स्पेकुलेशन करते हैं, वो लोग इसको फुल टाइम करने की सोच रहे हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, कि हम स्पेकुलेशन करके, हम लोग ऑप्शन एंड ट्रेडिंग करके हम इतना इतना कमा लेंगे, इतना कर लेंगे। देखो फ्रेंड्स, वो कभी भी एक एक्टिव इनकम का सोर्स नहीं हो सकता। वो एक गैम्बलिंग है। ठीक है, उसमें जो भी आपने पैसा लगाया वो सारा जा सकता है। तो उसको कभी भी एक्टिव इनकम नहीं मान सकते हम। ठीक है, एक्टिव इनकम आप ETF को मान सकते हो, क्योंकि इसमें आप ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अगर मार्केट क्रैश कर जाए तो आप इसको होल्ड कर सकते हो। जैसे हमारा 12% माइनस हो गया था, तो हमने इसको होल्ड किया, उसके बाद हमने सारे प्रॉफिट्स हमने बुक किए। बुक करने के बाद अब आपको ये लगता है कि देखो, ये हमेशा जो टोटल PNL है ना, ये माइनस ही रहेगा। ठीक है, ये हमेशा माइनस ही रहेगा, क्योंकि जो ग्रीन वाले हो तो हम निकाल देते हैं, जो माइनस वाले हैं वो वैसे रहते हैं, इसलिए हमेशा माइनस ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंसेप्ट है। तो जो हमारे दो डीमेट अकाउंट है, उसके अंदर हमने स्विंग ट्रेडिंग करनी है ETF के अंदर, और एक जो हमारा ये डीमेट अकाउंट है, ठीक है, इसके अंदर हमने पैसिव इनकम करनी है। तो क्लियर हो गया होगा। जो आपकी देखो, स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत सारे है ना, ETF के अंदर भी क्या है कि हम कोई फुल टाइम नहीं है। पहली बात मैं आपको बताऊं, वी आर डूइंग ए जॉब, वी आर गेटिंग सैलरी। हम सैलरीड है, हम सैलरी ले रहे हैं, तभी हमारा घर चल रहा है। लेकिन हमने एक कंसेप्ट बनाया कि भाई ETF के थ्रू हम एक रेगुलर इनकम जनरेट करके, और उसके बाद हम उसको पैसिव इनकम के अंदर डाल दें। ठीक है, यहाँ से बाकी जो हमारी सैलरी है वो तो आ रही है, जिससे हमारा घर चल रहा है, मतलब सब कुछ हो रहा है। लेकिन यहाँ पर इस लेवल पे पहुंचने के लिए आपको क्या करना है, आपको रेगुलर इसमें इन्वेस्टिंग होते जाना है, होते जाना है। जब आपके 2 से 3 साल हो गए, तब जाके आपको ये सोच सकते हैं कि भाई हम एक स्विंग ट्रेडिंग हम कर सकते हैं। समझ गए फ्रेंड्स? स्विंग ट्रेडिंग के लिए, यानी कि सेकंड इनकम जनरेट करने के लिए, सेकंड जो सैलरी समझ लीजिए कि सेकंड सैलरी जनरेट करने के लिए, इनकम जनरेट करने के लिए आपको कम से कम 10 से 15 लाख रुपए का इसमें फंड होना चाहिए। तो अगर आपका 15 लाख रुपए का अगर इसके अंदर फंड है, 10 से 15 लाख का फंड है, तो आप 15-20 हज़ार रुपए आराम से आप ETF से निकाल सकते हैं। ठीक है, मंथली आप 15 से 20 हज़ार रुपए तक आराम से निकाल सकते हैं, बहुत स्मूथली निकाल सकते हैं। अगर मार्केट के अंदर उथल पुथल होती है तब आप निकाल सकते हैं। अगर मार्केट के अंदर सही सिचुएशन रहती है तो हो सकता है 20 हज़ार तक भी आप पहुंचाओ, 22 हज़ार तक भी पहुंचाओ। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल है, मई में उथल पुथल थी, थोड़ा सा नीचे था मार्केट, इसमें हमने कुछ नहीं किया। उसके बाद फिर आप देखेंगे इसमें 23,000 ये हो गया, 3,000 ये हो गया। ठीक है, तो 23, 26 के बाद ये 1,000 लगा लीजिए। ठीक है, 23, 6, 26, 27, 27 के बाद ये 12 हो गए, 27, 29, ठीक है, 30, और ये 40, यानी कि 40,000 के आसपास ये पूरा हो गया आपका। तो 40,000 अगर इससे प्रीवियस मंथ में अगर मैं जाऊँ तो उसमें हमने कुछ नहीं किया, तो 20 एवरेज आप कर लीजिए। ठीक है, अगर आप इसका एवरेज करना है तो इसका भी आप एवरेज कर लीजिए, 3 महीने का एवरेज निकाल लीजिए, 1, 2, 3। ठीक है, अगर इसका तो 15 आएगा, इसका देखो 40, 45, 45, 46, तो इसका मतलब हो गया 15, 3, 45, तो 15,000 का एक एवरेज निकल गया। ठीक है, अगर आप पूरे फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से चलेंगे तो 50,000 से 20,000 का एवरेज आएगा आपका। आप ये लगा के चलिए। तो जो 15 से 20 हज़ार जो आ रहा है, इसका मतलब है कि वो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम है, जो ETF से आ रहा है आपका। ठीक है, उसको हम पैसिव इनकम में लगा सकते हैं, भाई लॉन्ग टर्म के लिए लगा दिया। बाकी जो एक्टिव इनकम, ऐसा नहीं है कि आपने अपनी कोई बिजनेस है उसको छोड़ के यार यही काम कर रहे हैं, या आप अपनी कहीं से जॉब कर रहे थे, आपने उसको छोड़ के यहाँ कर दिया। तो फ्रेंड्स, ऐसा कभी नहीं करना, क्योंकि जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम आपकी वो है, ठीक है, जो आपने अपनी एजुकेशन ली है। जैसे आप डॉक्टर है, इंजीनियर है, जो भी है, प्रोफेशनल है, मैनेजर है, जो भी है, आप कहीं क्लरिकल जॉब भी कर रहे हैं। ठीक है, कुछ भी काम कर रहे हैं आप, मैं कहता हूँ कि आप प्लम्बर हैं, ठीक है, आप इलेक्ट्रिशियन है, आप कुछ भी है, आपको अपनी प्राइमरी जो सोर्स ऑफ इनकम है उसको कंटिन्यू बना के रखना है, अपनी स्किल को अपग्रेड करते रहना है, ताकि उस सेक्टर के अंदर आपकी प्रमोशन होती जाए, आपकी अपग्रेडेशन होती जाए। ठीक है, आपको क्या करना है कि जो जहां पर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं ETF के अंदर, उसको बढ़ाते जाना है। जैसे मैंने कहा ना, 10 लाख रुपए तक करना है। अब आपको मैं दिखाता हूँ, देखिए, जो हमारा, ये देख रहे हो, ये 8 लाख है, और अभी हमारे पास फंड है लगभग 8 और 3 11 हो गया। ठीक है, 11, यानी कि 11 के आसपास हमारा इसमें, 4 के आसपास हमारा दूसरे डीमेट अकाउंट के अंदर है, तो मतलब 15 के आसपास है। तो 15 को बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, देखो हमने क्या किया, 50% हम अपनी सैलरी इसी में डालते थे। 50-50% है ना, सैलरी हम इसके अंदर डालते चले गए। 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, लगभग, मतलब 2.5 साल 3 साल होने वाला है। तो हम इसके अंदर डालते चले गए। तो जब हम 50% सैलरी डाल इसके अंदर हमने डाली, तब जाके इतना फंड हो गया ना, धीरे धीरे करके हुआ ना फंड, इनकम भी जनरेट हुई, और जरूरत पड़ी तो हमने अपनी सैलरी से इसमें डालते चले गए। ठीक है, तो अब इससे जो फंड हम जनरेट कर रहे हैं उसको विड्रॉ कर रहे हैं, और उसको पैसिव इनकम के अंदर डाल रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि मैंने आपको सारी चीजें प्रैक्टिकली समझाई है फ्रेंड्स। अगर आप लो इनकम ग्रुप के अंदर है तो आपको पेशेंस के साथ आपको खड़ा रहना पड़ेगा। ठीक है, एक बड़ा अमाउंट आपको डेवलप करना पड़ेगा, उसके बाद एक्टिव इनकम आप जनरेट कर सकते हैं ETF के अंदर। और जब तक आपका बड़ा फंड नहीं होगा तब तक आप इसके अंदर नहीं कर सकते, स्विंग ट्रेडिंग नहीं हो सकती आपकी। आप सोच रहे हैं कि 100, 200, 300 रुपए में आपका वो हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। जब तक कि आपका 10 लाख से 15 लाख के बीच में फंड नहीं होगा, स्विंग ट्रेडिंग में मजा नहीं आएगा। भाई आपको लगभग 15 हज़ार तो चाहिए ना, एक रिस्पेक्टेड अमाउंट तो चाहिए कि कम से कम 15, 10 से 15 हज़ार रुपए महीने का आ जाए, तो उसको पैसिव इनकम में डाल पाए। समझ रहे फ्रेंड्स? तो ये चीज़ है। तो अभी हमने क्या किया है कि जो हमारा सैलरी का सपोज 50% हम इसके अंदर डालते थे, जो सैलरी से, उसको हमने लगभग, समझ लो कि 5 महीने से हमने नहीं डाला है उसके अंदर। ठीक है, 5 मंथ से नहीं डाला है, उसको भी हमने रिजर्व करके रखा हुआ है। जैसे सपोज हम 25 हज़ार रुपए इसमें डालते थे, तो हमने 25 हज़ार रुपए रिजर्व कर लिया है, 25 हज़ार पर मंथ के हिसाब से 6 महीने का, 4 से 6 महीने का हमने रिजर्व कर लिया है। अब जब भी मार्केट के अंदर कोई क्रैश होगा, कुछ होगा, तो उसकी फिर जरूरत पड़ेगी, उसको हमने रिजर्व में रख लिया है। समझ लो फ्रेंड्स? ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि हमारे पास टोटल 14 के आसपास है, ठीक है, 15 के आसपास है, तो 15, 16, 16.5, यानी कि 16.5 के आसपास भी हमारे पास कैपिटल हो सकता है।
16.5 के साथ के हिसाब से अगर हम नेक्स्ट 6 मंथ्स में करेंगे तो हो सकता है ये 18 के आसपास हो जाए, फिर ये 20 के आसपास हो जाए। तो हम ये चाह रहे हैं कि हमारा जो टोटल फंड होना चाहिए ईटीएफ के अंदर 20 के आसपास होना चाहिए। अगर ये 20 होगा ना टोटल दोनों डीमेट अकाउंट के अंदर, तो हम 20,000 रुपए हर महीने के बहुत स्मूथली हम इसके अंदर इनकम जनरेट कर सकते हैं। आज हम 15 के आसपास हमारा एवरेज आ रहा है, फिर हमारा 20 का एवरेज आया करेगा। ठीक है, तो 20 का जो एवरेज आएगा तो हम फिर हमारे लिए ईजी हो जाएगा। ये जो म्यूचुअल फंड के अंदर यानी पैसिव इनकम इनकम के अंदर हम जो डाल रहे हैं ना, इसके अंदर हम और डाल सकते हैं। जितना हम डाल रहे हैं ना उससे और डाल सकते हैं। समझ लो फ्रेंड्स, हो सकता है हम थोड़ा बहुत सैलरी से भी इसके अंदर डालें, लेकिन हम चाहते नहीं है इसके अंदर सैलरी से डालना। हम डाल सकते हैं कि हम 1.5 लाख रुपए सीधे इसके अंदर डालते सैलरी से, नहीं, हमें इसको फ्री करना है। समझ समझ लो मेरे दोस्तों कि हमने इसको फ्री करना है ताकि हम आगे ये कह सकें कि भाई हमारा म्यूचुअल फंड भी फ्री है और हमारा ये जो ईटीएफ लिए हुए हैं जितने भी ले रखे हैं ये सारे के सारे फ्री हैं, और हमारा जो कैपिटल है वो 20 लाख का वो चल रहा है। ठीक है, वही एक इनकम जनरेट करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। समझो, क्योंकि अगर हम पैसिव इनकम पैसिव जगह पे अगर हम नहीं डालेंगे तो हमारी वेल्थ क्रिएट नहीं होगी फ्रेंड्स। हम जो 2 करोड़ का सपना देख रहे हैं ना, सबसे पहले तो 1 करोड़ का जो सपना देख रहे हैं हम, वो सपना हमारा साकार नहीं हो पाएगा अगर हमने मतलब लेकर और उसको भूल नहीं गए। समझो फ्रेंड्स। अच्छा, बहुत लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन लोगों ने मुझे आईसीआईसीआई डायरेक्ट के बारे में थोड़ा सा ज्ञान दिया था। ठीक है, और मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, थैंक यू सो मच कि मेरा जो ब्रोकरेज है उसको कम करने की जो कम करने का जो प्लान था उन्होंने मुझे सजेस्ट किया। ठीक है, मैं इसको बंद करवा रहा था क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा ब्रोकरेज लगती है, एसटीडी चार्जेस वगैरह ब्रोकरेज, लेकिन अब क्या है इसके अंदर बहुत कम लगेगा। देखो मैंने जो प्लान लिया है, अब मैं माई ब्रोकरेज प्लान के अंदर जाता हूँ। अभी फिलहाल मेरा यही प्लान है, अभी चेंज नहीं हुआ है। लेकिन मैंने ये वाला जो ये जो है 9,999 रुपये वाला जो प्लान है ये मैंने ले लिया। इसके अंदर 7 पैसे, देखो अभी 25 पैसे लग रहे हैं, ये 25 पैसे लग रहे हैं, और इसके अंदर 7 पैसे लगेंगे अब। ठीक है, 7 पैसे तो 7 पैसे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 7 पैसे ठीक है। ठीक है, ये तो हमें करना नहीं है। तो मेन हमारा जो कैश है ये 7 पैसे हो जाएगा, और उसके बाद हम ईटीएफ इसके अंदर ले लेंगे। ठीक है, समझ रहे फ्रेंड्स, ये हमने कर दिया है चेंज। तो अभी ये जो अमाउंट है हमारे अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा, और उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, हम आराम से इसके अंदर करेंगे। ठीक है, आईसीआईसीआई डायरेक्ट के अंदर ही हम करेंगे। तो हमने एक वॉच लिस्ट जो बनाई है, ये वॉच लिस्ट में आपको जो है दिखा देते हैं कौन कौन सी वॉच लिस्ट है। थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो फ्रेंड्स। देखो आप अपनी जो जॉब है, नौकरी है, बिजनेस है, उसको बिल्कुल मत छोड़ो। चाहे आप, मैं कहता हूँ, रिक्शा चला रहे हो ना एक्टिव इनकम से, तो आप रिक्शा चलाओ, ऑटो रिक्शा चलाओ, जो जहाँ से सब्जी बेच रहे हो सब्जी बेचो, जो कर रहे हो आप करो, लेकिन जो आप अपना जो पैसिव इनकम के लिए भी सोचो आप। समझ रहे हो फ्रेंड्स, अगर आप पैसिव इनकम के लिए सोचते हो ना तो आपकी वेल्थ क्रिएट होगी। एक आदमी पूरी जिंदगी भर ये समझ लो कि ऑटो चलाता है, वो अपनी लाइफ में एक ऑटो अपना कर लेता है। ठीक है, चला चला के अपना कर लेता है, फिर उसके बाद वो रिलैक्स हो जाता है। बस उसका ये सपना होता है कि जो आज मैं किराए पे ऑटो चला रहा हूँ ये मेरा हो जाएगा। तो 15 साल तक वो चलाता जाता है, फिर वो अपना कर लेता है। ठीक है, फिर उसके बाद जब अपना कर लेता है तो ये मतलब सोच है, ये सोच है कि जैसे कोई बंदा जो किराए पे रहता है ना तो वो सोचता है कि मेरा भी अपना मकान होगा। तो ऐसे ये जो सोच है, तो देखिए हमारी भी यही सोच है। सिंपल चीज है कि भाई हमारा पोर्टफोलियो आगे भविष्य में 1 करोड़ का हो जाए। आज 15 लाख का है, 20 लाख का है, कल 1 करोड़ का हो जाए, फिर 2 करोड़ का हो जाए। तो ऐसे करके आगे ये चलते जाना चाहिए। ये जर्नी है, ये डेस्टिनेशन नहीं है। कल 1 करोड़ का होगा, फिर हम 2 करोड़ के बारे में सोचेंगे, फिर हम 5 करोड़ के बारे में सोचेंगे। ठीक है, जैसे एक ऑटो वाला एक ऑटो जब खरीद लेता है तो ठीक है, उसका जब अपना हो जाता है किराए का ऑटो, तो वो कहता है अब मेरे पास 2 ऑटो होने चाहिए, तो वो 2 ऑटो भी ले लेता है। ऐसे करके ठीक है चलता रहता है, ये जर्नी है। अब यहाँ पर मैं चलता हूँ वॉच लिस्ट नंबर 2 में। देखो मोर डिफेंस है। मोर डिफेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट ईटीएफ है, और ये जो ईटीएफ है इसके अंदर 18 डिफेंस की कंपनियां जो डिफेंस के इक्विपमेंट्स वगैरह बनाती है। ठीक है, ये समझ लो कि मिसाइल बनाने वाली कंपनियां भी इसके अंदर है, मिसाइल बनाने वाली कंपनियां, रॉकेट बनाने वाली कंपनियां। समझ रहे हो, तो ये इसका आगे ये समझ लो कि इसका सेक्टर, सॉरी, इसका सेक्टर आगे चलने वाला है। ठीक है, उसके बाद टाटा गोल्ड के बारे में ऑलरेडी आपको पता है, आईसीआईसीआई B22 के बारे में पता है, आईटीबीज के बारे में पता है, बैंक बीस के बारे में पता है, पीएसयू बैंक बीस के बारे में पता है आपको। इसी तरीके से मॉन 100 के बारे में, सीपीएससी सिल्वर बीस, गोल्ड बीस, निफ्टी बीस। तो ये सारे जितने भी ईटीएफ है सबके बारे में आपको पता है। मोर डिफेंस के बारे में शायद आपको मेरी लिस्ट के अंदर शायद नहीं था, लेकिन हमने इसको अपनी लिस्ट के अंदर ले लिया है एडिशनली। तो हमारे पास टोटल हो गए हैं, देखो 2 4 6 8 9 10 11, मतलब 11 ईटीएफ हो गए। अगर हम हजार हजार रुपए भी शुरू शुरू के अंदर इसमें इन्वेस्टिंग करते जाते हैं हर महीने, तो एक अच्छा खासा एक पोर्टफोलियो डेवलप हो सकता है। तो अगर हम पूरे इनके अंदर 15,000 भी अगर हम करते हैं हर महीने के, 15,000 भी करते हैं अगर हर महीने के, तो आप ये समझ लो 15,000, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट ये समझ लो 2 करोड़ का पोर्टफोलियो तैयार है। अगर मैं 15% के हिसाब से भी करता हूँ तो भी 1.5 करोड़ का पोर्टफोलियो यहाँ से तैयार हो गया है, और 50 लाख का म्यूचुअल फंड से तो 2 करोड़ का पोर्टफोलियो अपने रिटायरमेंट के लिए तैयार करना है। ठीक है, तो ये तैयार करना है, और बीच बीच में मान लीजिए पंच भी मार सकते हो आप, डीप ऑन बाय ऑन डीप। ये पंच होता है, बाय ऑन डीप का मतलब एक पंच है कि जो भी आपको लगेगा ना कि 3% नीचे गिर गया, और आप कितने का ले रहे हैं, 1000 का ले रहे हैं, तो उससे 3 गुना ले लो आप, 2 गुना ले लो, यानी 2,000 की वहां इन्वेस्टमेंट कर दो उसी टाइम जब वो नीचे है। उसके बाद फिर चलने दो मंथली वाला। मंथली तो 1000 रुपये तो चल ही रहा है, वो तो करना ही है, लेकिन बाय ऑन डीप करते जाओ, जिस दिन गिरे उस दिन आप लेते जाओ। तो इस तरीके से जो आपका पोर्टफोलियो है ना, ये पोर्टफोलियो समझ लो कि जो 15% का जो रिटर्न है ना, ये कम से कम 20% तक का भी हो सकता है। यानी इसके अंदर ही देखो टाइम पीरियड तो नहीं रहेगा 18, लेकिन ये जो परसेंटेज है ना, ये 15 से 20% भी खिसका सकते हो आप ये समझ के चलो। अगर आप इसको खिसका रहे हो ना आगे पीछे, तो ये समझ लो ये भी खिसकेगा। समझ गए फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ कि आपको बहुत कुछ जानकारी मिल गई होगी, और इस तरीके की वीडियो हम आगे बनाते जाएंगे, और अपने पोर्टफोलियो को हम आपको उसका अपडेट आपको देते जाएंगे कि आगे क्या क्या चीजें चल रही हैं, क्या क्या अपडेट्स हैं। ठीक है, तो अपडेट्स के लिए हम आपको आपके लिए नॉलेजेबल वीडियो लेके आते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू।